Hello everyone, welcome to LITMAILS. Today's topic is going to be about The Nation and Its Fragments by Partha Chatterjee, written in 1993. He is a politician himself and he's a political theorist. Besides that, he's also an historian. तो ये जो बुक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, it contains quite a lot of chapters. In this video, we'll be discussing chapter 1, Whose Imagined Community. उससे पहले लेट्स डाइसेक्ट द आइडिया ऑफ नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स. जब हम नेशन बोलते हैं वी अंडरस्टैंड आर नेशन. इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी अंडरस्टैंड इंडिया. वी टॉक अबाउट फ्रेगमेंट्स, वी टॉक अबाउट अ पार्ट ऑफ इट, जैसे उसका एक हिस्सा हो, एक टुकड़ा हो, दैट इज़ फ्रेगमेंट्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेशन and its fragments, nation in its different parts. Like, how does the idea of nationalism interact with the fragments of the nation? Now, throughout the book, in all the chapters, वो ये शो करना चाह रहे हैं कि ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का, वो इस नेशन के दूसरे हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में वो कैसे इंटरैक्ट करता है, वो कैसे रिलेट करता है, and how does this whole model of nationalism work? So we're beginning with the first chapter, which is Whose Imagined Community. So from the very beginning, he begins by saying that ये जो idea है nationalism, ये जो concept है, ये universal नहीं है, which means it is not the same in every place. We are talking about the western and the third world countries over here. यहाँ पर आप pictures में देख सकते हैं. What are the western countries? Western countries will mostly denote to those places that are developed, and usually हम ये consider करते हैं कि ये जो third world countries है, as you can see in the picture here, these are usually the developing nations or mostly the nations that have been colonized before. So यहाँ पर हम एक we're bringing out a parallel कि ये जो concept है nationalism का in western countries, ये third world countries में नहीं चल सकता, because the idea of nationalism in third world countries is different than that of the west. To give you a short example, ये बुक में नहीं लिखा है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हेयर. जैसे यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ में दे डोंट लाइक टू टच देयर फूड, लेकिन इंडिया में वी लाइक टू टच एंड फील आवर फूड, एंड हम लोग हाथ से खाते हैं, राइट? सो द एंटायर आइडिया ऑफ नॉट ईटिंग फूड with our hands and instead with a spoon does not quite sit well with us, because we are habituated with eating from our hands. So just like that, it is the same in the idea of nationalism. तो ये जो western European variety है towards the model of nationalism, it should not be assumed to be true for all other nations. यहाँ पर चैटर्जी उस आइडिया को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. डीकंस्ट्रक्ट मीनिंग क्या? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि एक आइडिया है, दिस इज़ द आइडिया, एंड इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, सेवरल एस्पेक्ट्स. एंड तो ये जो सेवरल एस्पेक्ट्स है, सेवरल हिस्सा है, ये फ्रेगमेंट्स है, और इस चीज़ को इंडिविजुअली क्लोजली एग्जामिन करना थ्रू एवरी एंगल, this is what is deconstruction. So he is deconstructing this idea in this chapter. Next, he brings out a critique's version, बेनेडिक्ट एंडरसन, एंड उनका जो आइडिया है टुवर्ड्स नेशन एंड नेशनलिज्म, जहाँ पर वो ये बोलते हैं कि नेशनलिज्म जो है इन वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, रशिया एक्सेट्रा, वो एक मॉड्यूलर फॉर्म देता है नेशनलिज्म का, जिसको इन अदर कंट्रीज़, इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक एशिया एंड अफ्रीका, इन लोगों को यहाँ से फॉलो करना चाहिए, जिसको सुनते ही एक्चुअली हमको काइंड ऑफ गलत लगता है. और इसी चीज़ को ही पार्थ चैटर्जी यहाँ पर ऑब्जेक्ट करते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को वो ऑब्जेक्ट करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि अगर दुनिया भर में जितने भी नेशनलिज्म्स हैं, अगर उनको अपना जो कम्युनिटी इमेजिन करना है, अगर उनको इसी दी गए फॉर्मेट से उनको इमेजिन करना है, जो फॉर्मेट यूरोप, एशिया, अमेरिका, नॉट एशिया, जो फॉर्मेट वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका से आया है, जो फॉर्मेट दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश फॉर नेशनलिज्म, अगर हम उस चीज़ को इमेजिन करें, आई मीन पीपल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू इमेजिन दैट, तो और कुछ इमेजिन करने के लिए बचा ही नहीं. जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आंसर्स डायरेक्टली दे दिया जाए, सो नेचुरली आपका इमेजिनेशन, आपका क्रिएटिव टेम्परामेंट कम हो जाएगा.
सो जस्ट लाइक दैट, जैसे ही जब कॉलोनाइजर्स आके दे वर रूलिंग ऑन अस, they were trying to establish their language, their culture. They were trying to colonize us. Just like that, in the same way, Chatterjee also mentions कि अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये जो हमारा इमेजिनेशन है ये भी फॉर एवर कॉलोनाइज्ड ही रहेगा, बिकॉज ये हमारा इमेजिन कम्युनिटी नहीं है, ये हमारा थॉट नहीं है, इंस्टेड इसको भी बोरो किया गया है फ्रॉम अ मॉड्यूलर फॉर्मेट जो कि एस्टैब्लिश किया गया है बाय द वेस्टर्न कंट्रीज. After this, he goes on to give some 5 examples which we can quickly discuss. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वो प्रिंट कैपिटलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं. ना बेनेडिक्ट एंडरसन का जो व्यू था टुवर्ड्स नेशनलिज्म, वो अग्री करते हैं पार्थ चैटर्जी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंट कैपिटलिज्म. प्रिंट कैपिटलिज्म क्या है? इट इज़ बेसिकली क्रिएटिंग अ मार्केट प्लेस जो कि एक स्कोप देता है to generate a form of printing press etc. Because technically बंगाल में या और इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट नहीं हुआ था, प्रिंटिंग नहीं आया था until ईस्ट इंडिया कंपनी came into being. So it was first the ईस्ट इंडिया कंपनी and the यूरोपियन मिशनरीज जिन्होंने पहली बार बंगाली में प्रिंटेड बुक्स दिए. एंड स्लोली समवेयर अराउंड द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी धीरे धीरे ये जो इंग्लिश लैंग्वेज था वो पर्शियन लैंग्वेज को डिस्प्लेस करने लगा एज अ लैंग्वेज ऑफ ब्यूरोक्रेसी. एंड देन यू कैन सी इंग्लिश वॉज यूज्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, जिसका मतलब है इवन बैक देन लाइक यू मस्ट हैव रेड इन बुक्स एंड सीन इन टीवीज एंड शोज, जिसको इंग्लिश आता था उनको बहुत ही इंटेलेक्चुअल माना जाता था. सो इट वॉज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बंगाली एलाइट्स के बीच में बहुत पॉपुलर हो गया. Hence, it became a very crucial movement, this whole print capitalism, because of these following examples, as you can see on the screen. तो ये जो bilingual intelligentsia थी और people who spoke both languages, Bengali and English and other languages, ये खुद को identify करने लगी with this particular language. तो हम काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि लैंग्वेज वो पहला जोन बन गया जिससे नेशन ट्राई टू डिक्लेयर इटसेल्फ, ट्राई टू मेक इटसेल्फ एडिक्वेट टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ट्राई टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड. सो लैंग्वेज वो पहला जोन है. द सेकेंड एग्जाम्पल इज अबाउट ड्रामा. सो बेसिकली जो बाइलिंगुअल इलाइट्स थे, बाइलिंगुअल एज इन पीपल हु स्पोक 2 लैंग्वेजेस, सो मोस्टली बंगाली एंड इंग्लिश. ड्रामा उनके बीच में बहुत पॉपुलर था, सबसे लार्जेस्ट ऑडियंस ड्रामा में ही था. और जब ये मिड 19th सेंचुरी में आया, ये 2 मॉडल्स में अवेलेबल था. द फर्स्ट वाज मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा जो शेक्सपियर के टाइम से चलता जा रहा है, एंड द सेकंड वाज द संस्कृत ड्रामा विच वाज द मोर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ ड्रामा. तो यहाँ पर भी आप डिफरेंस देख सकते हो. इवन इफ दे हैड देयर ओन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, देयर स्क्रिप्चर्स एंड अदर लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, स्टिल यहाँ पर भी एक मॉड्यूलर फॉर्म को फॉलो किया जा रहा है विच इज़ द मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा. इसी मोड को फॉलो किया जा रहा है. हाउएवर they were not very successful to match the standards. जो मॉडर्न यूरोपियन शेक्सपियरन टाइम से जो ड्रामा था, स्पेशली मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की अगर हम बात करें तो उसका जो एस्थेटिक्स था, जो हम बोल सकते हैं द quality of the stage, the writers, maybe the actors, in fact the lighting, there are a lot of things that are involved in a drama. तो उस चीज़ को मैच कर पाना was slightly difficult for the Bengalis. एग्जाम्पल वुड बी अबाउट नावल. ये भी सेम 2 फेजेस में इसका जो नरेटिव प्रोज था ये भी 2 तरह के मॉडल में डिवाइडेड थे. फर्स्ट वाज मॉडर्न इंग्लिश एंड सेकेंडली क्लासिकल संस्कृत, विच मीन्स बेसिकली इन आर नेशन. हम यहाँ पर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें उन्होंने बहुत कोशिश किया टू क्रिएट अ टाइप ऑफ मॉडर्न प्रोज लैंग्वेज ताकि वो काइंड ऑफ सिमिलर लगे फ्रॉम द वेस्टर्न नरेटिव प्रोज, जिस तरह के उनके नॉवेल्स लिखे जा रहे थे, जिस तरह का उनका नरेशन था, उनके नरेशन डिवाइसेस थे, टेक्निक्स थे. हमने बहुत कोशिश किया, हमारे नेशन ने भी बहुत कोशिश किया कि उस स्टैंडर्ड तक वो सिमिलर जा सके, थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग लग सके. बट हाउएवर डेफिनेटली देयर वर सर्टेन डिफरेंसेस
which were not hidden. The fourth example would be under nationalism. वो एक idea mobilize करने का था which was about a national effort to start school in every part of province and produce suitable educational literature. तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया about print capitalism, तो वो print capitalism kind of mix it adds up along with institutions of secondary education. तो ये क्या result देता है? To provide space for new literature. Alongside, he was also discussing about legitimating women to be sent to school. तो एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी जो कैलकटा यूनिवर्सिटी था वो एक कॉलोनियल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट था, बट लेटर दैट टर्न इनटू अ नेशनल इंस्टीट्यूशन. सो यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं दैट दिस इज़ एन ओन इमेजिन्ड कम्युनिटी that is apart from what colonizers have handed down to us. And the last example that he gave was about the domain of family. तो ये जो यूरोपियन क्रिटिक्स थे उनका बहुत ही दे यूज टू लुक डाउन अपॉन द इंडियंस. तो वो इंडियन ट्रेडिशंस को एक्चुअली बारबरिक मानते थे, बहुत एज ओल्ड मानते थे. इसीलिए हमारे जो नेशनलिस्ट्स थे फ्रॉम आर नेशन, द नेशनलिस्ट्स ऑफ आर नेशन, दे वर नॉट अलाउड टू अग्री टू देयर ओपिनियन एंड दे डिड नॉट अलाउ कि ये जो कॉलोनियल स्टेट है या ये जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं कि ये आकर हमको रिफॉर्म करे, हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी को लेजिस्लेट करे या रिफॉर्म करे, ये हमारे नेशनलिस्ट को मंजूर नहीं था. सो इवन हियर यू गेट टू सी हाउ द नेशनलिस्ट्स आर ऑलमोस्ट ट्राइंग टू थिंक फॉर देमसेल्व्स. दे आर ट्राइंग टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द इमेजिनेशन दैट Western society is handing down upon us as a parallel to what they are trying to create for themselves in a society, in a nation. तो इन सारे चीज़ों का रिजल्ट एक्चुअली क्या होता है? जो हमारे लोग हैं, इनफैक्ट द पीपल ऑफ आवर नेशन और इनफैक्ट द नेशंस दैट हैव बीन कॉलोनाइज्ड, आप ये बोल सकते हैं कि एट अ सर्टन पॉइंट इनको अपने खुद का कम्युनिटी इमेजिन करने का मौका मिलता ही नहीं. इवन इफ़ दे वांट टू, ये हमेशा स्वैम्प हो जाता है, क्रश हो जाता है. बिकॉज आई विल नॉट से हमेशा क्रश हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्रश होते रहता है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट. बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ ट्रू कि नो मैटर हम जितना भी चाहें अपना एक इंडिविजुअल आउटलुक निकालने का, टू टेक आउट समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़, देर इज़ ऑलवेज सम टाइप ऑफ रेसिड्यू जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो रिफॉर्मेशन छोड़ के गया है. सो देर इज़ अ कोट हियर दैट सेज हियर लाइज द रूट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल मिजरी, विच मीन्स आई होप यू नो दैट दिस इज़ अ पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट. सो ही इज़ राइटिंग बेसिकली, ये हम बोल सकते हैं ये एक तरह का कॉन्सिक्वेंसेस वो लिख रहे हैं पार्थ चैटर्जी. तो उनमें यहाँ पर ही इज़ मैंशनिंग कि दिस इज़ द रूट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल मिजरी. शायद मे बी दोज कंट्रीज आर नॉट डायरेक्टली रूलिंग अस राइट नाउ, और मे बी दे आर नॉट, वी हैव अचीव्ड आर इंडिपेंडेंस, बट इवन आफ्टर दैट हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशंस, स्टिल वी आर स्टिल काइंड ऑफ समवेयर टाइड विथ वॉट दे हैव लेफ्ट with us. So in fact, this is a very good quote here. Please do write it down. Not in our inability to think out new forms of modern community, but in our surrender to the old forms of modern state. So right now, Partha Chatterjee kind of expects that instead of brainstorming कि हम किस तरह से इससे निकले ये वो, इंस्टेड इट्स बेटर कि हमारे जो ओल्ड फॉर्म्स थे ऑफ द मॉडर्न स्टेट हम उस चीज़ को सरेंडर करें. इट्स काइंड ऑफ दैट इज़ वॉट कम्स आउट फ्रॉम दिस कोट. इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं दैट थ्रू आउट द बुक, इन दिस बुक, Chatterjee has actually mentioned very clearly, he is trying to give out this impression कि ये जो unresolved contest है उसका जो छाप है, the imprint in fact, it is kind of obvious for a post-colonial society. So that's it for the first chapter. I hope this video was helpful to you. If you did, then do let me know in the comment section and I will see you in my next video. And guys, please don't forget to like, share and subscribe. I would really appreciate if you did.